आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग ओ नोटेशन के बारे में। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोग्राम के फंक्शन को चेक करने के लिए। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कि कैसे जो भी आपका गिवन फंक्शन है वो आपका लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, या फिर आप ये भी कैसे फाइंड कर सकते हो कि आपकी वो ओ एन है या फिर ओ एन स्क्वायर है या फिर उसका कांस्टेंट रनिंग टाइम है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों यूज़ किया जाता है, और हम लोग हमेशा किसी भी प्रोग्राम को चेक करने के लिए हम लोग क्यों इसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ आखिरकार क्यों आया। और साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं और कैसे आपका कोई भी गिवन प्रोग्राम है उसको आप बता सकते हो कि वो लीनियर है या आपका क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, या फिर आप उसको अगर बिग ओ में लिखना चाहो तो बिग ओ नोटेशन में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग ओ नोटेशन के बारे में। मान लो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है और उसका बुलाया जाता है कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। इसको आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हो कि एक इंटरव्यूअर है और वो एक प्रॉब्लम देता है सॉल्व करने के लिए, और मान लो कि वहाँ पे 50 पार्टिसिपेंट हैं। 50 ज़्यादा हो गए, मान लो कि आपके 10 पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है, अब 10 पार्टिसिपेंट जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि हो सकता है कि उसका डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। तो इंटरव्यूअर कैसे सिलेक्ट करेगा किसी एक स्टूडेंट्स को उसने सही बनाया है। ठीक है, जबकि आंसर्स जो होंगे, आंसर्स विल बी राइट फॉर ऑल, आंसर सारे के सही होंगे। पर उसमें क्या होगा, किसी का प्रोग्राम फास्ट हो सकता है, कोई दूसरा मेथड यूज़ कर सकता है, कोई डाटा स्ट्रक्चर्स में लिंक लिस्ट यूज़ कर सकता है, कोई एरे यूज़ कर सकता है, कोई हैश मैप यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से वो हर एक प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकता है। तो इंटरव्यूअर कैसे चेक करेगा कि जो कौन सा प्रॉब्लम है जो सबसे बेस्ट सॉल्व किया है, या कौन सा ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसने बेस्ट सॉल्व किया है। या फिर आप इस तरह से एग्जाम्पल समझ सकते हो कि खुद ही आप एक प्रॉब्लम आपके पास आती है और उसका 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन जानते हो। तो इस टाइम पे आप कैसे पता कर पाओगे कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो मेरा बेस्ट है और हम उसे क्यों यूज़ उसे करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसी को हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे चेक किया जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये हुआ कि जिस जिस प्रोग्राम को हम लोग को मिनिमम रन टाइम लगेगा, मतलब जिस प्रोग्राम को रन करने में सबसे मिनिमम टाइम लगेगा, उस प्रोग्राम को हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो बेस्ट प्रोग्राम है। तो जिसका रन टाइम जो होगा, जब हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे और उसका टाइम क्या होगा, उसका टाइम मिनिमम हो जाएगा, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है वो मेरा बेस्ट सॉल्यूशन है और दूसरा जो है वो मेरा अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। जिस मान लो कि आपको किसी प्रोग्राम को रन करने में लग रहा है आपको 200 मिली सेकेंड, और उसी को आप दूसरे अप्रोच से दूसरे मेथड से यूज़ करते हो तो वहाँ पे लग रहा है आपका 100 मिली सेकेंड। तो ऑब्वियसली 100 मिली सेकेंड वाला जो होगा वो बेस्ट सॉल्यूशन होगा, और 200 ms वाला जो होगा वो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ़िशियंसी, कौन सा जो मेरा प्रोग्राम है वो सबसे ज़्यादा इफ़िशियंट है। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट जो होगा वही आपका बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि कौन सा प्रोग्राम जो होगा वो फर्स्ट रन करेगा, ठीक है, और कौन सा प्रोग्राम जो होगा वो स्लो रन करेगा। तो इस तरह से जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम लोग बता पाएंगे कि जो गिवन प्रोग्राम है, जो इसका जो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन आपका बेस्ट है और दूसरा सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट नहीं है। तो इसलिए अगर 10 पार्टिसिपेंट यहाँ पे किसी भी एक प्रॉब्लम को बनाता है तो वहाँ पे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ करके बता सकते हैं कि जिसका सबसे मिनिमम रन टाइम होगा उस स्टूडेंट ने सबसे अच्छा सॉल्यूशन के साथ आंसर किया है, तो उस प्रॉब्लम को उसने सबसे अच्छा सॉल्यूशन के साथ आंसर किया है, इसीलिए इंटरव्यूअर जो होगा वो सबसे पहले उसको हायर करेगा।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग टाइम परप्लेक्सिटी क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग के फंक्शन के टाइम के बारे में पता चल सके कि हमारा फंक्शन जो है कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। पर ये आपका डिपेंड कर सकता है फैक्टर्स पे, ठीक है। कुछ फैक्टर्स है, जैसे मान लो कि परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर सकता है। अब किसी के पास iOS है, किसी के पास iOS है, जैसे मैक OS है, वो मैक का लैपटॉप चला रहा है तो उसका प्रोसेसर जो होगा फास्ट होगा। और अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ का प्रोसेसर जो होगा वो स्लो होगा। या फिर विंडोज़ का हो सकता है कि आप इंटेल का 7th जनरेशन यूज़ कर रहे हो, कोई दूसरा जो बंदा है वो यूज़ कर रहा है 10th जनरेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके जो सिस्टम पे ज़्यादा फास्ट रन होगा प्रोग्राम और आपके सिस्टम पे स्लो रन होगा। तो हो सकता है आपको परफॉर्मेंस पे डिपेंड हो सकता है। और दूसरा चीज़ हो सकता है कि आप कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट रन कर रहे हो, इधर यू आर रनिंग अदर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। तो अगर आप कोई दूसरा प्रोग्राम रन कर रहे हो या फिर कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह रन कर रहे हो तो हो सकता है उसकी वजह से भी आपका टाइम जो हो सकता है वो स्लो हो सकता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड हो सकता है इस पे, परफॉर्मेंस पे, और यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई दूसरा सिस्टम में यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और ये चीज़ आपकी हटा दी गई बीगो नोटेशन में। जब हम लोग बीगो नोटेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों जो है बीगो नोटेशन का यूज़ होता है। पहले हम लोग बात करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड है कि आप एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि आप टेस्ट करो खुद ही इनपुट के साथ। मान लो आप पहले चेक करो एक इनपुट के साथ, फिर चेक करो अब 2 इनपुट के साथ, फिर चेक करो अब 3 इनपुट के साथ, फिर चेक करो अब 4 इनपुट के साथ। इस तरह से आप चेक करते हो सारे इनपुट के साथ। तो इससे क्या होगा, अगर आपको देखना है प्रोग्राम को तो इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये आपका लिख सकते हो कि आप ये टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरी चीज़ है कि आपको अगर बोला जाता है कहीं पे इंटरव्यू वगैरह में कि इसको टेस्ट करने के लिए, तो आप बार बार इनपुट ले करके टेस्ट नहीं करोगे। उसके लिए कोई भी सिस्टम जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है। वहाँ पे आपको पेपर पे लिखना होता है तो वहाँ पे सिस्टम्स नहीं प्रोवाइड करता है। तो इस चीज़ से दिक्कत आ जाएगी और इंटरव्यू समझ नहीं पाएगा कि कौन सा प्रोग्राम जो है बेस्ट है। तो एक्सपेरिमेंट करना तो फेल हो जाएगा, क्योंकि आप कंटिन्यू चेक करो अगर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के इनपुट के साथ, 4 इनपुट के साथ, तो आपका ये बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसीलिए दूसरा बोला गया कि हम लोग एक रफ आइडिया ले लेंगे एनालिसिस के लिए। इसीलिए आ गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिगो नोटेशन। तो पहले हम लोग बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं, फिर हम लोग जाएंगे बिगो पे। तो अगर आप चाहो तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि एक पावरफुल टूल है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन की इफिशियंसी चेक करने के लिए, बिना हम लोग कंप्यूटर उस प्रोग्राम को कंप्यूटर पे रन किए हुए हैं। तो आपको कंप्यूटर पर रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर भी उसका इफिशियंसी आप चेक कर लोगे। तो हम लोग देखते हैं कुछ प्रोग्राम और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। अब मान लो आपके पास एक प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको सम निकालना है एक लिस्ट का। इसके लिए अगर आप प्रोग्राम लिखोगे तो आप कैसे प्रोग्राम लिखोगे, तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक फंक्शन का प्रोग्राम लिख देता हूँ। तो आपका फंक्शन कुछ इस तरह से बनाएगा। यहाँ पे मैंने फंक्शन का एक नाम दे दिया, जो भी आप नाम चाहो तो आप नाम लिख सकते हो। उसके बाद से आपका लिस्ट रहेगा और इस लिस्ट को हम लोग इटरेट करेंगे। तो पहले हम लोग सम को रख रहे हैं 0 और हर आइटम में जो है हम लोग सम करते जाएंगे और प्लस करके हम लोग लास्ट में सम को रिटर्न कर देंगे। अगर आपको लिस्ट कैसे काम करता है वो नहीं पता है तो आप मेरा पाइथन का वीडियो चेक कर सकते हैं। और पाइथन को आप फॉर लूप यहाँ पे दो तरह से चला सकते हो। तो एक मैं यहाँ पे लिस्ट की तरह यूज़ कर रहा हूँ और दूसरी तरह से आप एरे की तरह यूज़ करते हो। तो आप फॉर आई इन रेंज वाले लॉजिक भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको योर लिस्ट और उसका इंडेक्स दे करके भी आप प्लस कर सकते हो। तो ये भी आप चाहो तो ये वाला लॉजिक भी डेवलप कर सकते हो। मैं प्रीफर करता हूँ ये वाला, तो मैं इसको इसी मेथड से बनाया हूँ। और अब देखना है यहाँ पे टाइम परप्लेक्सिटी को चेक करने के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊँगा। पहले देखते हैं कि मान लो कि आपका लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, आपका लिस्ट जो है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तब ये लूप कितने टाइम चलेगा। तो मान लो कि यहाँ पे पहले ये सम कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे जैसे ही इस फॉर लूप को रन करेगा तो यहाँ पे कोई आइटम है नहीं तो ये लूप चलेगा ही नहीं, इसे फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग का जो है वो एक बार जो है सिर्फ सम इज इक्वल टू 0 चलेगा और यहाँ पे सम ही रिटर्न हो जाएगा। तो मान लो कि इसको रन होने में आपको लगता है 10 मिली सेकेंड। तो जब आपका लूप जो है वो एम्प्टी है तब आपका 10 मिली सेकेंड लग गया। और फिर यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर एक फॉर लूप को रन करने का टाइम जो है वो 1 मिली सेकेंड बढ़ जाता है। मान लो कि अगर आपका प्रोग्राम x मिली सेकेंड पे
रन होता है तो अगर एक लूप चलेगा तो वो x+1 मिलीसेकेंड चलता है। तो अब अगर यहाँ पे आपका लिस्ट जो है वो 1 हो जाता है, यहाँ पे लिस्ट की साइज़ होती है वो 1 हो जाती है, तब आपका प्रोग्राम कितना टाइम लगेगा? तो 1 हो जाएगा जब लिस्ट का साइज़। तो पहले तो ये सम चलेगा कांस्टेंट, यहाँ पे 10 मिलीसेकेंड ही चलेगा, प्लस यहाँ पे देख सकते हो एक बार फॉर लूप चलेगा तो 1 मिलीसेकेंड आपका बढ़ जाएगा, तो 10+1 हो जाएगा आपका 11, तो ये चलेगा आपका 11 मिलीसेकेंड। फिर यहाँ पे इनपुट को हम एक और बढ़ा देंगे और हम लोग चेक करें यहाँ पे दूसरा पे, जब आपका 2 इनपुट रहेगा तब यहाँ पे कितना चलेगा? तो यहाँ पे 10 टाइम्स कांस्टेंट चलेगा, फॉर लूप 2 टाइम्स चलेगा तो 10+2 हो जाएगा आपका 12। उसी तरह ये 3 टाइम्स चलेगा तो 3 टाइम्स के लिए हो जाएगा आपका 13। और इसी तरह से अगर आप चाहो तो आप फिर दूसरा भी ले सकते हो। मान लो कि आपको फॉर लूप को हर फॉर लूप को रन करने में 2 मिलीसेकंड लगता है, एग्जाम्पल मान लो कि आपके सिस्टम में 2 मिलीसेकंड लगेगा, तो 2 मिलीसेकंड लगेगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 पहले बार में, दूसरी बार में आपका 12, फिर यहाँ पे आपका 12 इस तरह से चलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं दूसरी तरफ से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे मान लो कि आपके सिस्टम में 2 मिलीसेकंड वाला चलता है, यहाँ पे 2 मिलीसेकंड को मैं दूसरी तरह से कर देता हूँ। और यहाँ पे 2 मिलीसेकंड पे पहले तो कांस्टेंट रहेगा 10 मिलीसेकंड, उसके बाद 2 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा, उसके बाद से फिर 14 मान लो कि यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इस पॉइंट को आप बनाओगे और मिलाओगे तब ये ग्राफ कैसा दिखेगा? तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं 10 मिलीसेकंड को कंसिडर करूँगा इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर मैं 2 मिलीसेकंड लेता हूँ कि हर लूप को रन करने में 2 मिलीसेकंड लगता है, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। पर यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों लाइन जो है वो दोनों लाइन है आपका स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन उसी ग्राफ का बनता है जब आपका इक्वेशन लीनियर होता है। अगर आपका इक्वेशन लीनियर रहेगा तभी आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन का बनेगा। अगर आपका ग्राफ लीनियर नहीं रहेगा, मतलब इक्वेशन आपका लीनियर नहीं रहेगा, तो आपका ग्राफ जो होता है वो कर्व बनता है, या फिर आपका कांस्टेंट अगर रहेगा तो वो कांस्टेंट रन करेगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि ये जो है आपका लीनियर पे रन होगा, मतलब इसका इक्वेशन जो है वो लीनियर होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे लीनियर रन हो रहा है प्रोग्राम आपका, तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है इस फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका लीनियर है। तो अभी आपको आइडिया लग गया कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मान लो कि मैं ये दूसरा प्रोग्राम लिख चुका हूँ और यहाँ पे मैंने फॉर लूप को हटा दिया है। ये प्रोग्राम का इस तरह से अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो ये कोई कुछ कर नहीं रहा है, ये वाला प्रोग्राम आपका बस सम को ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग सम यहाँ पे 0 है और 0 को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके लिस्ट में कोई भी इनपुट होगा, यहाँ पे 4 होगा तब भी आपका ये सम ही रिटर्न करेगा 0, 5 होगा तब भी आपका रिटर्न करेगा 0। तो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। तो यहाँ पे मान लो कि आपका लिस्ट जो है उसमें अभी एक इनपुट है मान लो कि 5। ठीक है, और इसको रन करने में फिर कितना टाइम लगेगा? अगर एक इनपुट है, एक इनपुट नहीं, पहले हम लोग देखते हैं एम्प्टी पे। ठीक है, मान लो आपका लिस्ट जो है वो पहले एम्प्टी है तो मान लो कि आपका रन टाइम जो है वो लग रहा है मान लो 10 मिलीसेकेंड। ठीक है, उसके बाद से फिर हम लोग चेक करेंगे कि इनपुट अब हमारा 5 हो गया। अगर मेरा एक इनपुट हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक इनपुट हो गया तो 5 हो गया, तो 5 अगर रहेगा यहाँ पे लिस्ट 5 रन करेगा तब भी ये क्या करेगा, सम प्रिंट करके एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे भी आपका एक इनपुट है तब भी आपका लगा यहाँ पे 10 मिलीसेकेंड ही। फिर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे दूसरा इनपुट। मान लो कि आपका इनपुट है 5 और 7, दो इनपुट हम लोगों ने ले रखा है, तब ये कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे देख सकते हो मैं दो इनपुट भी रखेंगे तब भी ये क्या होगा, तब ये सम चेक करेगा, सम इज इक्वल टू 0 करेगा और यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो दूसरा इनपुट से भी हमारा, क्योंकि हमारा कोई लूप है ही नहीं तो हमारा टाइम बढ़ ही नहीं रहा है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टाइम चल रहा है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे उसमें भी आपको लगेगा 10 मिलीसेकेंड। फिर हम लोग का इनपुट अगर 3 हो जाता है तो मान लो आपका 2 है, 5 है, -3, इस तरह से अगर हम लोग लिस्ट मेरा हो जाता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि आपका 3 लिस्ट रहेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको यहाँ पे सम 0 करेगा और रिटर्न सम करेगा तब भी आपका रन होगा 10 मिलीसेकेंड। ठीक है, 1, 2 और 3। तो देख सकते हो कि अगर आप इसको कनेक्ट करोगे स्टार लाइन्स को तो आपका कैसा दिखेगा यहाँ पे। तो ये रन करोगे आप तो आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इससे पता चल रहा है कि ये लाइन जो है वो एकदम कांस्टेंट जा रही है। तो अगर ये कांस्टेंट लाइन जा रही है तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो कि आप ये जो है ये कांस्टेंट रनिंग टाइम है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस फंक्शन हैज़ कांस्टेंट रनिंग टाइम।
तो आप समझिए कांस्टेंट रनिंग टाइम कैसे होता है। कांस्टेंट रनिंग टाइम में क्या होता है कि उसको इनपुट से कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे इनपुट चाहे आपका 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 5000 हो जाए, तब भी आपका ये कोई चेंज नहीं होगा। प्रोग्राम आपका सेम टाइम में रन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इनपुट से कोई यहाँ पे रिलेशन ही नहीं है। प्रोग्राम के अंदर इनपुट को चेक किया ही नहीं जा रहा है, तो इनपुट से ये क्या इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे इस तरह से इनपुट से इंडिपेंडेंट है, इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसका जो रनिंग टाइम होगा वो कांस्टेंट रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो अब हम लोग एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। अब मान लो कि आपको मैट्रिक्स का सम निकालना है, तो मैट्रिक्स किस तरह से हो सकता है। ये आपका 2D मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि रो और कॉलम जो है वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, रो और कॉलम अगर बराबर नहीं होगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। उसका भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पर अभी मैं उतना ज़्यादा आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं रो और कॉलम दोनों को सेम रख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका इस तरह से रहेगा 2 3 4 5 3 4 5 1 2 4 3 2 1 4 2 3। मान लो कि आपका इस तरह का मैट्रिक्स है, इसका आप लोग को सम निकालना। तो आप सम कैसे निकालोगे, पहले एक रो को हम लोग कंसिडर करेंगे और यहाँ पे हम लोग सारे कॉलम को जोड़ देंगे। तो पहले हम एक रो को चेक करेंगे और यहाँ पे 2 + 3 + 4 + 5 जितना आ जाएगा। फिर हम लोग दूसरे रो पे जाएंगे, फिर दूसरे रो को चेक करेंगे, फिर यहाँ पे तीसरे रो पे आएंगे, तीसरे रो को चेक करेंगे, फिर यहाँ पे चौथे रो पे आएंगे, चौथे रो को चेक करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, यहाँ पहले सम 0 है और यहाँ पे मैं पहले एक रो को ले रहा हूँ, उसके रो के अंदर जितने भी कॉलम थे उसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ और फिर यहाँ पे उसका सम कैलकुलेट हो जाएगा। और लास्ट में जब मेरा सम निकल जाएगा तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न सम। तो ये बन जाएगा आपका सम ऑफ मैट्रिक्स का प्रोग्राम। तो ये फंक्शन का हम लोग को चेक करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसी के लिए फिर हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कितना रनिंग टाइम होगा। तो पहले मान लो कि मेरा मैट्रिक्स जो है वो मान लो कि पहला है जो इनपुट ले रहा हूँ मैं, वहाँ पे एम्प्टी है। तो जब आपका मैट्रिक्स जो है वो एम्प्टी है तो हम लोग कैसे सम निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे वो चेक करा फॉर रो इन मैट्रिक्स, यहीं पे देखा है कि कोई रो है ही नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये लूप अंदर जाएगा ही नहीं और आपका सम जो है वो सिर्फ रिटर्न हो जाएगा। तो सम आपका 0 रिटर्न हो जाएगा। तो मान लो कि इसको रन टाइम जो लगेगा, इसको रन करने में वो लगा आपका 10 मिली सेकेंड। तो 0 इनपुट पे आपका लिस्ट एम्प्टी है तो आपका 10 मिली सेकेंड लगा। अब मान लो कि आपने इनपुट बढ़ा दिया और वहाँ पे आपका एरे का साइज़ हो गया 1x1 का। तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले वो एक रो पे जाएगा और एक रो के बाद जाएगा यहाँ पे 5 पे और यहाँ पे देखा उस रो में कोई कॉलम है, तो इस रो में कोई कॉलम है ही नहीं तो आपका सिर्फ एक रो पे जाएगा। तो एक लूप को हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि 1 मिली सेकेंड लग सकता है। आप चाहो तो आप 2 मिली सेकेंड 5 मिली सेकेंड पर भी बना सकते हो। पिछले वाले लूप में मैंने आपको समझा ही दिया कि आप 2 मिली सेकेंड भी करोगे तभी आपका ग्राफ में जो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आपका जो ग्राफ अगर वो 1 की जगह 2 रिप्लेस करोगे या 5 की जगह 5 रिप्लेस करोगे तब भी आपका ग्राफ जो होगा वो लीनियर ही रहेगा, या फिर आपका ग्राफ जो होता है वो कांस्टेंट आता है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक फॉर लूप को रन करने में 1 मिली सेकेंड लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 11 मिली सेकेंड। उसके बाद से हम लोग मान लेते हैं कि अब आपका जो है इनपुट ले लेते हैं हम लोग 2x2 का। तो 2 पहले यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। मान लो कि पहले आपका 1x1 का है 5 और 2x2 का आपका रहेगा 5 2 7 3 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, पहले वो एक रो में जाएगा और एक रो में 2 टाइम्स चलेगा, फिर यहाँ पे दूसरे रो में आएगा, दूसरे रो में 2 टाइम्स चलेगा, तो टोटल 2 और 2 4 टाइम्स चलेगा। तो एक लूप को हम लोग को रन करने में कितना टाइम्स लग रहा है 1 मिली सेकेंड, तो 4 लूप्स को रन करने में 4 मिली सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे। तो पहले अगर हमारा 10 मिली सेकेंड पे रन हो रहा था तो अभी हम लोग का रन करेगा 14 मिली सेकेंड। तो 14 मिली सेकेंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद से फिर हम लोग चेक करेंगे 3 इनपुट पे, और 3 इनपुट पे कितना रन होगा। तो यहाँ पे देख सकते 3 इनपुट रहेगा, अगर 3 इनपुट में 3 टाइम्स इधर चलेगा और फिर ये 3 टाइम्स का उसका इधर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे 1 2 3 2 3 1 3 2 1, मान लो कि आपका ये 3 × 3 का है। पहले एक रो में 3 टाइम्स चलेगा, फिर दूसरे रो में 3 टाइम्स चलेगा, फिर ये तीसरे रो में 3 टाइम्स चलेगा, तो 3 3 3 आपका 9 टाइम्स चल जाएगा। तो पहले अगर 10 मिली सेकेंड लग रहा था तो अब आपका लगेगा 19 मिली सेकेंड। उसके बाद से आप 4 इनपुट पे लोगे तो 4 इनपुट पे आपका फिर 16 टाइम चलेगा, तो 10 + 16 आपका हो जाएगा 26 मिली सेकेंड। तो अगर आप सारे पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो आपका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा।
ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो इसको आप लिख सकते हो कि इस फंक्शन का जो रनिंग टाइम है वो आपका क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी है। तो यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब आप समझ गए हो कि रनिंग टाइम में जो कांस्टेंट क्यों होता है, या फिर लीनियर क्यों होता है, या फिर आपका क्वाड्रेटिक क्यों होता है। तो ये सारा जो डिपेंड करता है, ये आपका किससे डिपेंड करता है, आपके इनपुट पे। अगर आपका इनपुट से प्रोग्राम में चेंज हो रहा है, आपके ग्राफ में चेंज हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि उसका रनिंग टाइम आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या आपका कांस्टेंट है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या ये हमारा सही ऑप्शन है या नहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेज़र करने का। तो पहली चीज़ यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि अगर आप इस तरह से रनिंग टाइम कैलकुलेट करते हो तो आपका पहले मेमोराइज़ करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। जैसे आपको पहले मेमोराइज़ करना है कि कांस्टेंट मेमोराइज़ करना पड़ेगा, फिर आपका लीनियर मेमोराइज़ करना पड़ेगा, फिर आपको क्वाड्रेटिक मेमोराइज़ करना पड़ेगा, और इसी तरह से क्यूबिक, और इसी तरह से आपको और ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। इसमें क्या है कि अगर आपका रनिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको याद करने में इस तरह के टर्म को आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़ इसमें क्या हो सकती है कि आपका ग्राफ जो हो सकता है माइट बी बेटर देन अदर कंप्यूटर, अदर पीसीज। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ। यहाँ पे देखो, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर पे या आपके पीसीज पे जो है आपका ग्राफ जो है वो कुछ नीचे की तरफ बन रहा है, या फिर आपका ग्राफ जो है वो, क्योंकि ये देखो ग्राफ चेंज होता है आपका फॉर लूप से। तो अगर आपके कंप्यूटर में फॉर लूप 1 मिलीसेकंड पर रन करता है तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा। पर किसी का कंप्यूटर अगर स्लो है तो वो क्या हो जाएगा, उसका 5 मिलीसेकंड लग सकता है हर फॉर लूप को। तो अगर 5 मिलीसेकंड लगा तो आपका ग्राफ कुछ यहाँ से बनेगा और ज़्यादा दूर जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपके प्रोग्राम्स में जो होता है हर प्रोग्राम्स का डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर ग्राफ दिखाना होगा सारे कंप्यूटर सिस्टम को तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए बोला जाता है कि हम लोग इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे मेजर ड्रॉबैक है टाइम वेलोसिटी निकालने का। इस तरह से क्या हो सकता है कि अगर आप फंक्शन को ऐड कर सकते हो, मान लो कि आपका एक फंक्शन है, एक के साथ साथ हम लोग 2-3 फंक्शन ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी ग्राफ बनाने में। इस तरह की दिक्कत को ओवरकम करने के लिए भी बिग नोटेशन बेस्ट होता है, और वहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। यहाँ पे इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक रफ आइडिया लग जाता है। यहाँ पे टाइम वेलोसिटी निकालने के बाद क्या होता है कि आपको रफ आइडिया लग सकता है कि आपका प्रोग्राम का जो एफिशिएंसी क्या है। तो हम लोग को क्लियर आइडिया नहीं लग पाएगा कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा बेटर है, या फिर कौन सा प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसलिए यहाँ पे आ चुका है अब बिग ओन नोटेशन। तो बिग ओन नोटेशन क्या बोलता है कि इसी को इम्प्रूव कर दिया गया है, और यहाँ पे हम लोग नोटेशन पे काम करते हैं। जैसे आपका लिखा था ON या फिर ON², तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे नोटेशन का यूज़ करके ON, ON², O1, O log n या फिर ON log n, इस तरह से आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरी कर सकता है। आपका ON³ भी हो सकता है, ON4 भी हो सकता है। पर अभी हम लोग इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और इसमें क्या है कि आप और फॉर लूप को इनिशियल फॉर लूप कर दोगे तो आपका क्यूबिक भी बन सकता है, आपका फोर्थ में भी बन सकता है, फोर्थ ऑर्डर भी आप जा सकते हो। तभी हम लोग बात करेंगे, वापस से सेम प्रोग्राम को देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बिग नोटेशन जो आया है वो कैसे काम करता है। तो बिग नोटेशन भी आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाता है। और ये कैसे ओवरकम करता है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रोग्राम्स जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे बिग नोटेशन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो यहाँ पे वापस आ चुका है हम लोग सेम प्रोग्राम पे, और यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने लिस्ट का सम निकाला था, और ये जो ग्राफ बना था ये आपका लीनियर ग्राफ बना था। तो बिग नोटेशन बोलता है कि पहले आप प्रोग्राम को इक्वेशन में लिखो। तो अगर आप इसका इक्वेशन लिखोगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्राफ 1 का मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ ग्राफ 1 इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आप लिखो तो इक्वेशन में क्या, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या बोलता है, इक्वेशन जो होता है उसका आपके लोग का फॉर्मूला होता है AX+B। कोई भी लीनियर इक्वेशन आपका इसी फॉर्म में होता है, जहाँ पे आपका B 0 हो सकता है, पर A जो होता है A कभी 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका A 0 हो जाएगा तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये बेसिक्स है, आप लोग को मैथमेटिक्स में आना ही चाहिए। ये आपका जनरल फार्मूला होता है AX+B का। तो इसी पे ये काम करता है। आपका ये कांस्टेंट जो है वो 10 रह रहा है, पर यहाँ पे जैसे ही इनपुट बढ़ रहा है, जैसे आपका 1 इनपुट है तो 1 इंटू कितना टाइम्स लग रहा है लूप रन होने में, तो 1 इंटू 1 11। तो अब 10+1 आपका 11 टाइम्स 11 मिलीसेकंड दूसरे प्रोग्राम को लगेगा। अगर आपका इनपुट 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो आपका हो जाएगा 2, 10+2 आपका 12 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे रन करेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 मिलीसेकंड, 13 मिलीसेकंड, और इस तरह से आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कितना टाइम लग रहा है।
तो इसका जनरल फार्मूला ये हो जाएगा। तो अब बोलता है यहाँ पे इसको हम लोग को x के टर्म में जो होता है, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप x के टर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है n के टर्म में, तो आप इसको लिख सकते हो a n प्लस बी। n की जगह आपका x की जगह आप n लिख सकते हो, ये भी आपका वेरिएबल्स है, और यहाँ पे आपके वैल्यू जो होते हैं वो वेरी कर सकते हो। तो x की जगह आप n भी लिख ही सकते हो, आप y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, m भी, कुछ भी मतलब वेरिएबल लिख सकते हो आप, जिससे ये बताता है कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। और a और b जो होता है वो आपको बता रहा है कि वो आपका कॉन्स्टेंट है। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। आप समझ गए हो कि इक्वेशन कैसे बनाया यहाँ पे। तो मैं इक्वेशन पे सिर्फ आ जाता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा इक्वेशन आ चुका है। अब यहाँ पे इक्वेशंस में हम लोग को चेक करना है फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म। ठीक है, बी को नोटेशन बोलता है आपको कि फाइंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म। तो यहाँ पे आपको देखना है ए एक्स प्लस बी में जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म है वो कौन है। मान लो कि आपको किससे जो है वो वैल्यू ज़्यादा चेंज हो रही है, तो आपका देख सकते हो यहाँ पे बी जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, पर ए एक्स ए एन से जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू चेंज हो रही है। तो आपका जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म है वो आपका ए एन है, क्योंकि बी तो आपका कांस्टेंट रह ही रहा है, तो ए एन जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म है यहाँ पे। तो इसमें ये बोलता है कि अब आप उसके कांस्टेंट को हटा दो, तो रिमूव दी कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट को हटा देते हैं, तो कांस्टेंट को हटाने के बाद आपको क्या बच रहा है, यहाँ पे n बच रहा है। तो इसलिए इस बात से हम लोग का कैलकुलेट होता है बी को नोटेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि बी को नोटेशन जो रहेगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो सकता है ओ ऑफ n। इस इक्वेशन को हम लिखेंगे ओ ऑफ n। और अब ओ ऑफ n हो गया, तो अब मान लो कि अब ये क्या हो जाएगा, आपके प्रोग्राम से इंडिपेंडेंट सा प्लेटफॉर्म से ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होता है वो देखो बता रहा हूँ कि अब मान लो कि आपको रन करने में आपको लग रहा था एक फॉर लूप को रन करने में उधर लग रहा था आपको 1 मिलीसेकंड किसी कंप्यूटर पर, और किसी कंप्यूटर पर लगता है आपको 5 मिलीसेकंड। तो यहाँ पे आपका ए जो हो जाएगा वो 5 मिलीसेकंड रह जाएगा। ठीक है, तो 5x हो जाएगा 5n। तो मान लो कि अगर आपका इनपुट अगर 1 है तो 5 मिलीसेकंड लग रहा है आपको। और यहाँ पे इसको इसके लिए मैं यहाँ पे अलग से नीचे में आपको समझाता हूँ एक्स प्लस बी पे कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। तो यहाँ पे देखो आपका जो इक्वेशन है वो है आपका ए एक्स प्लस बी, ये वाला इक्वेशन है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम मान रहे हैं कि मेरा एक सिस्टम है, वहाँ पे हमको 1 मिलीसेकंड लगता है फॉर लूप को रन करने में, दूसरा सिस्टम वहाँ पे 5 मिलीसेकंड लगता है, तीसरा सिस्टम है वहाँ पे आपको 10 मिलीसेकंड लगता है। तो 1 मिलीसेकंड अगर लगता है तो एक की जगह एक रखो तो हो जाएगा 10x या 10n। यहाँ पे आ जाएगा आपका 5n, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वेट, यहाँ पे 1 था तो 1n, यहाँ पे 5n, और यहाँ पे 10n। 3 कंप्यूटर है, 3 सिस्टम आपको अलग अलग रहेगा। अब मान लो कि n जो है आपका साइज़ जो है वो 1 है, तो n को अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कॉफिशिएंट। तो अब क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि आपको दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है इसका, पहला स्टेप बोल रहा है कि पहले तो आप फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म फाइंड करो, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म जब पता चल जाता है, दूसरा स्टेप बोल रहा है कि आप उसके कॉफिशिएंट को हटा दो। यहाँ से अगर 1 को हटा दो तो क्या बच रहा है n, यहाँ से 5 को हटा दो तो यहाँ बच रहा है n, और यहाँ से 10 को हटा दो तो क्या बच रहा है आपका n। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो चुका है, सब में आपका सेम आंसर आ जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो ए नहीं रहेगा, चाहे आपका सिस्टम कितना भी स्लो है, चाहे वो कितना सिस्टम फास्ट है। तो अगर आपका 10 गुना फास्ट कंप्यूटर है, ठीक है, तब भी आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो सेम ही रहेगा। और अगर आपको किसी का अगर 10 मल्टीपल आपका स्लो कंप्यूटर है, तब भी आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे स्लो हो जाएगा, तब भी जो है वो ओ एन जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका रनिंग टाइम जो अगर कैलकुलेट करोगे बिग नोटेशन का यूज़ करके तो आपका सेम ही रहेगा, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो जाएगा कि आपको दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। तो अभी आप समझ गए हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये कैसे बिग नोटेशन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देता है, और सारे का आंसर जो होता है वो सेम आ जाता है। अब हम लोग दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं, सेम प्रोग्राम जो हमने पिछले बनाया था, तो दूसरा प्रोग्राम हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास दूसरा प्रोग्राम है, और यहाँ पे हम लोग इसका जो है रनिंग टाइम वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, अगर कांस्टेंट का मतलब हो सकता है कि आपका कोई भी वेरिएबल बी मान लो कांस्टेंट है बी की जगह, तो अब एक कंप्यूटर को लग सकता है 100 मतलब यहाँ पे 10 मिलीसेकंड लगता है। ठीक है, और दूसरे कंप्यूटर को लग सकता है आपको 100 मिलीसेकंड रन करने में। पर देखो अगर एक बार रन करने में 100 मिलीसेकंड लग रहा है, तो दूसरी बार रन कराया तब भी 100 मिलीसेकंड लगेगा, और तीसरी बार भी 100 मिलीसेकंड लगेगा, और किसी तीसरे कंप्यूटर को मान लो कि 1000 मिलीसेकंड लगता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी दिक्कत आ रही है। अब कोई बोला है कि यहाँ पे कैसे हम लोग पता करें किसका प्रोग्राम जो है वो इफिशियंट है। तो यहाँ पे सबका जो आंसर वो सेम होगा। अब सेम कैसे होगा कि ये बोलता है कि आप अगर 10 में कॉफिशिएंट अगर 10 को हटा दो तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ मिलीसेकंड बचेगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका लॉजिक यूज़ हो जाएगा, वो हो जाएगा कि आप किसी भी नंबर्स को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई भी चेंज नहीं होता। तो आप 10 को लिख सकते हो 10 इंटू 1 मिली सेकेंड, 100 को लिख सकते हो आप 100 इंटू 1 मिली सेकेंड, और 1000 को लिख सकते हो आप 1000 इंटू 1 मिली सेकेंड।
अब क्या हो जाएगा कि अब हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट को हटा देंगे, तो दूसरा स्टेप बोलता है आपका रिमूव कोफिशिएंट। अगर हम लोग कोफिशिएंट को हटाएं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे भी आपका 1 बच जाएगा, यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा और यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो रनिंग टाइम है, रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आ जाए आपका O ऑफ n। तो ये आपका रनिंग टाइम हो जाएगा। तो आप समझिए कांस्टेंट का रनिंग टाइम कैसे निकालता है। तो कांस्टेंट का रनिंग टाइम जो होता है वो होता है आपका O ऑफ 1। अब हम लोग तीसरे प्रॉब्लम पे आ चुके हैं। तो तीसरा प्रॉब्लम में देख सकते हो हम लोग मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो रन हो रहा था वो कैसे हो रहा था, आपका क्वाड्रेटिक हो रहा था। और यहाँ पे देखो ग्राफ आपको सब में बनाना है। आप ऐसे एज्यूम भी कर सकते हो, बिना ग्राफ के मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बना सकते हो। पर आप चाहो तो आप ग्राफ बना के जल्दी से देख सकते हो कि वो किस तरह से प्रोग्राम है, वो आपका क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल टर्म होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग x या n लेके चल रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं an² प्लस bn प्लस सी। यहाँ तक आप समझ गए हो कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस टर्म को हम लोग इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ होगा वो इस तरह से डिनोट हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसका, कि इसमें हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म को हम लोग को निकालना है। क्योंकि आपको क्या करना है, बिग नोटेशन में सबसे पहले बोलता है स्टेप 1 बोलता है आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म। तो यहाँ पे आप फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म का क्या हो सकता है, तो आपको ऑब्वियसली पता है आपको फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म यहाँ पे an² होगा। तो an² हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा बोलता है हम लोग का कि रिमूव दी कोफिशिएंट। तो हम लोग कोफिशिएंट को हटा देंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट n² क्या है, a है, तो हम लोग a को हटा देंगे, a इंटू n² है, a को हम लोग हटा देंगे तो बच जाएगा हमारा n²। इसीलिए हमारा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू हो जाएगा O ऑफ n²। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का ON² हो गया। और ये भी आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे आपके रनिंग टाइम कितना भी कंप्यूटर, कितना भी स्लो है आपका, कितना भी टाइम लग रहा है, तब भी आपका आंसर जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा और आपको ON² ही आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रनिंग टाइम जो है वो बिग नोटेशन में वो इंडिपेंडेंट है इन्वायरमेंट से। आपका इन्वायरमेंट कोई भी हो तब भी आपका ये जो रनिंग टाइम रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो कितना भी आपका कंप्यूटर स्लो हो या फास्ट हो तब भी आपका रनिंग टाइम जो रहेगा वो आपका सेम ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं, क्या आपको ग्राफ बनाना हमेशा ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में आप आंसर देते हो इस फंक्शन का, या फिर आप कहीं पे भी आप फंक्शन देखते हो, तो अगर आपको कैलकुलेट करना है टाइम वेलोसिटी, तो क्या आपको बार बार ग्राफ चेक करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, ग्राफ चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा और आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में बहुत दिक्कत आ सकती है। दिक्कत तो नहीं आएगी, मतलब आपका ज़्यादा टाइम लग सकता है और फिर आप कैलकुलेट करोगे सेम चीज़ें। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा आपका नो। आपको हर बार ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना ग्राफ बनाए ही आप कैलकुलेट कर सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग नोटेशन में। तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग तीसरे प्रोग्राम में आ चुके हैं और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि सम का देख सकते हो, सम जब वो इन्वेंट होगा आपका मैट्रिक्स में, चाहे आपका 4x4 का मैट्रिक्स हुआ है 3x3 का, तब भी ये कांस्टेंट चलेगा। तो इसको आप लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, आप O ऑफ 1 भी लिख सकते हो, दोनों आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आप एक रो में जाओगे, एक रो में जाओगे यहाँ पे, तो देख सकते हो जितना रो रहेगा वो उतना टाइम चलेगा। तो यहाँ पे एक रो में अगर यहाँ तक आते हैं तो यहाँ पे आपका रनिंग टाइम जो है वो आ जाएगा आपका n। फिर यहाँ पे कॉलम में आएंगे हम लोग, तो कॉलम में आएगा तो जितना कॉलम रहेगा उतना टाइम चलेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा n। और अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा आपका n। अब n में आपको दिक्कत हो रही है तो मैं बता देता हूँ। देखो आपका एक रो है, तो एक रो में अगर कॉलम 4 है तो कितने टाइम चलेगा, वो 4 टाइम चलेगा। तो 1*4, ठीक है, तो n हुआ। अगर आपके रो में अगर n है, रो आपका n है, तो n रो में कितना कॉलम्स होगा, आपके n कॉलम्स में है, तो आपका टोटल लूप कितना चलेगा n*n। तो आप समझिएगा कि n*n कैसे आ रहा है। तो n*n क्या आ जाएगा आपका n²। तो यहाँ पर हो जाएगा O ऑफ n²। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग O ऑफ 1 को ऐड करेंगे प्लस O ऑफ n² को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म कौन था, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म सबसे है आपका O ऑफ n²। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा O ऑफ n² हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी आपकी O ऑफ n²। तो आप समझिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं प्रोग्राम में, आप ON² से निकाल सकते हो। अब बात आती है कि क्या हम लोग अगर यहाँ पे n की जगह हम लोग ON रखते तब क्या होता है। तो यहाँ पे मान लो कि आप इसको n को आप ON भी रख सकते हो। इस तरह के भी आपके दिमाग में चल रहा होगा क्वेश्चन, तो वही मैं आपको बता देता हूँ कि देखो आप अगर यहाँ पे लिखते हो कि आपका एक लूप जो है वो ON चल रहा है, पहले को हम लोग n लिख देते, तो क्या हम लोग n को हम लोग पुनः करेंगे ON से, तो तब क्या हो जाएगा, तो तब भी आपका जो है n जो है ये आपकी जितनी जो कॉम्प्लेक्सिटी बाहर होती है वो आपकी
सेम आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आप एन स्टार ओ एन को लिख सकते हो, आप ओ को आप बाहर लेकर के एन स्टार एन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आप ओ ऑफ एन स्क्वायर, तब भी आपका आंसर हो जाएगा वो आपका सेम हो जाएगा। तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से निकाल सकते हो, जहाँ पे आप तुरंत मतलब फॉर्मूले को ही मार्क कर दो और फिर वहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। इसमें क्या करना है आपको कि जो प्रोग्राम होगा वहीं पे आप लोग को मार्क कर देना है कि ये कितना टाइम चलेगा, फिर दूसरा जो है वो कितना टाइम चलेगा, तीसरा जो है वो कितना टाइम चलेगा। फिर क्या करना है आपको सबका सम निकाल देना, उसमें से आपको फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म निकाल लेना है, उसके बाद से वहाँ से कोफिशिएंट को हटा देना है और फिर यहाँ से उसको आंसर आ जाएगा आपका। तो आप इस तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आसानी से निकाल सकते हो किसी भी प्रॉब्लम का। और लास्ट में आपको एक और टिप बताता हूँ कि आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि मान लो कि आपका लिस्ट जो होगा वो एम्प्टी ही रहेगा। मैं फिर से आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। तो मान लो कि यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स है वो आपका है ही नहीं, आपका मैट्रिक्स जो है वो एम्प्टी है, ठीक है, 0 क्रॉस 0 का है। तब क्या हो जाएगा, तब ये आपका रनिंग टाइम जो होगा वो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो मैट्रिक्स है ही नहीं, तो आपका हमेशा जो रनिंग टाइम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या इसका रनिंग टाइम कांस्टेंट ही होगा आंसर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नहीं, आंसर आपका रनिंग टाइम हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। या फिर आप दूसरा प्रोग्राम भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दूसरा प्रोग्राम दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा था। और यहाँ पे देख सकते हो कि मान लो कि आपका लिस्ट जो रहेगा, आपका लिस्ट हमेशा एम्प्टी रहेगा। तो क्या इसका रनिंग टाइम भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा? इस तरह से क्या होगा कि हर एक प्रोग्राम का रनिंग टाइम जो होगा वो आपका कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो इस तरह से के प्रॉब्लम में हम लोग को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक टिप यूज़ करते हैं कि आप जब भी कभी चेक करते हो, कभी भी रनिंग टाइम आप चेक करते हो किसी भी प्रोग्राम में, तो आप हमेशा रोस्ट केस चेक करते हो, ठीक है, या फिर आप एवरेज केस भी चेक करते हो। पर हमेशा आपको बेस्ट केस जो है वो आपको चेक नहीं करना है। बेस्ट केस क्या हो गया आपका कि लिस्ट आपका एम्प्टी होगा, ठीक है, या फिर आप एरे सर्च कर रहे हो, एरे में क्या हो जाएगा वो पहला एलिमेंट ही आपका मिल जाएगा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका जो रनिंग टाइम जाएगा हमेशा ज़्यादातर जो हो जाएगा वो रनिंग टाइम आपका कांस्टेंट हो सकता है, या फिर आप बेस्ट केस में कांस्टेंट तो रहेगा नहीं तो और भी आप ले सकते हो, तो आपका ओ एन स्क्वायर से डायरेक्ट आपका ओ एन पे आ सकता है। तो इस तरह से प्रोग्राम में आपको क्या करना है, आपको हमेशा जब भी प्रोग्राम आपको या फिर फंक्शन जो लिखा होता है वहाँ पे हम लोग हमेशा रोस्ट केस को चेक करते हैं और एवरेज केस को चेक करते हैं। आप वेस्ट केस को कभी भी चेक नहीं करते हैं। इसीलिए आपको जब भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि आपको इस फंक्शन का जो है इस फंक्शन का आपको बताना है एफिशिएंसी, इस फंक्शन का आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, तो आप उसका रोस्ट केस चेक करोगे। फिर आप बता सकते हो कि इसका रोस्ट केस हो जाएगा वो आपका इतना रन टाइम होगा, ओ एन स्क्वायर होगा। या फिर आपका एवरेज केस की बात करो तो यहाँ पे आपको ओ एन स्क्वायर या फिर ओ इन लॉग एन होगा। पर आप जो है बेस्ट केस नहीं बताओगे कि आप इसका जो रनिंग टाइम होगा वो आपका ओ एन होगा। इस तरह से आप अगर बेस्ट केस निकालोगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो जब भी आप कभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना सीखो या फिर कैलकुलेट करो किसी फंक्शन का, तो आप ध्यान में रखो कि आपको कैलकुलेट करना है रोस्ट केस या फिर आपको कैलकुलेट करना है एवरेज केस। तो अब आप समझ गए हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालना है किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी फंक्शन का। तो अगर आप अब आपको कोई प्रोग्राम दिया जाता है तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। मैंने आपको ग्राफ वाला मेथड बताया था समझाने के लिए सिर्फ, तो आपको ग्राफ से नहीं कैलकुलेट करना है। जिस तरह मार्किंग करके बताया कि आप उसको देख सकते हो कि यहाँ पे कांस्टेंट रनिंग टाइम चल रहा है, यहाँ पे आपका ओ एन टाइम चल रहा है, यहाँ पे आपका ओ एन स्क्वायर टाइम चल रहा है। उसके बाद से आपको चेक करना है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म कौन सा है। उसके बाद से फिर आप उसको उसमें से कोफिशिएंट को हटा करके आप बता सकते हो कि इसका जो रनिंग टाइम है उसका ओ एन क्यू है या फिर ओ एन स्क्वायर है। तो आपको वीडियो सही लगा होगा, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो सही लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।